नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में जो रचनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हम बातचीत करेंगे, वो एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे शोधार्थी विद्यार्थी की है। साहित्य में विशेष इनकी रुचि है, लिखना पढ़ना इनकी खुराक। पिछले लंबे अरसे से मैं इनकी लेखन पर नज़र गड़ाए हुए हूँ। ये केवल लेखन के क्षेत्र में ही सक्रिय नहीं हैं, अपने समय और समाज का स्पंदन पकड़ते हैं। मनीष यादव, बिहार के पटना ज़िले में इनका जन्म हुआ। 2019 में मगध विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया, बीकॉम में किया। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए वर्तमान में ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यानी आईएएस ऑफिसर बनेंगे। पर साहित्य में विशेष रुचि है, विशेष तौर पर कविता हो, कहानी हो, आलोचना हो, इनकी पैनी नज़र रहती है। इनकी कविताएं तमाम समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो हिंदुस्तान समाचार हो, कृति बहुमत हो, ककसाड़, वेब पत्रिका कविता कोश हो और कई अन्य जगहों पर प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ मुख्य पत्रिकाओं और वेब पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं भी प्रकाशनाधीन हैं। शोधार्थियों, जैसा कि मेरे इस चैनल का कलेवर है कि रचनाकार कितना कद्दावर है, कितना नाम रसूखदार प्रतिष्ठित है, कितना रजिस्टर्ड है, कितनी पुस्तकें उसकी संकलित हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, इस पर मेरा दबाव कम रहता है। मैं अपने भीतरी दबाव को अधिक महसूसती हूँ। मैं रचनाएं कितनी कद्दावर हैं, देश भर से जो रचनाएं हमें देर तक साथ निभाती हैं, दूर तक साथ लेकर चलती हैं, हमारे आपद विपद में हमारे काम आ जाती हैं, हमारा हाथ थाम लेती हैं। मेरी तलाश, मेरा शोध ऐसी रचनाओं के लिए ही रहता है। इधर प्रकाश में आई ये रचनाएं और मुझे लगा कि इनको भी पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि शोधार्थियों, जब आप समकालीन कविता पढ़ रहे हैं, जब आप समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जब आप तमाम तरह के विमर्शों से टकरा रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो कविता सीधी सुच्ची भी होती है, कविता में लय तुक ताल भी होता है, कविता गद्यात्मक भी होती है। कविता के तमाम तेवर और मिजाज को पकड़ने और छीनने की ज़रूरत है। और जो कहीं केवल पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं को पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण एकांगी हो सकता है, हमें साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, साहित्य का अध्येता और शोधार्थी होने के नाते, हमें समसामयिक जितनी रचनाएं रची जा रही हैं इर्द गिर्द सोशल इश्यूज़ को लेकर, तमाम प्रॉब्लम एरियाज़ को लेकर, अपने परिवेश को लेकर, परिस्थितियों और विडंबनाओं को लेकर, उन रचनाओं को भी हम अपने ध्यान में रखेंगे और चिन्हित करेंगे। तो शोधार्थियों, मनीष यादव की ये कुछ 5 रचनाएं, जिन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, और ये रचनाओं का मैं पाठ करूंगी एक्सटेम्पोर, और जो बात बन पड़ेगा हम लोग इस पर आप नोटिस में लेंगे। जितना अधिक हुआ दोहन, ओढ़ा तब तब एक नया चेहरा, बेसुध पड़ी रही जैसे बिस्तर पर रखी हो देह की फाक। अब आप वोकैबलरी देखें, नए रचनाकार की नई तरह की वोकैबलरी। अकुलाहट के दिन करवट फेरती आप ही बुदबुदाती हूँ, क्यों अब की नहीं बोई फसल। जानती हूँ करंट ने नहीं तुमने छुआ था उसे, करंट ने नहीं तुमने छुआ था उसे, कर ही दिया साबित कि मेरे गवाह नहीं बनती। दुख कितना विशाल हो जाता है जब दुख साझा करने वाला हमसे पृथक हो जाए। सगी बन चुकी है इन दिनों अलगनी की रस्सी, ले जाती है कोना, उतारती है मन पर लगा लेप। तभी अपनी भाषा करती है भेंट, आंसू के संग रटते हुए निकलती है गले से अस्फुट ध्वनि। कौना रुपवा के ओढ़ी हो पापा, सबो कुछ मटिए हो जाला, सब कुछ मट्टी हो जाला, मटिए हो जाला, जिसे छूती हूँ जहाँ। दरअसल मनीष बहुत सेंसिटिव हैं भीतर से, और मनीष ने इनका कितना भोगा हुआ सच है शोधार्थियों, इनकी उम्र पर न जाएं, बल्कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द से, अपने आसपास से, अपने अपनों के भोगे हुए सच को, उनकी टीस और तकलीफ को
उनके एलियनेशन को और उनके दोहन, शोषण, उनकी वंचना को, पीड़ा को अपनी रचनाओं में मुखर किया है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अकुलाहट, इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट और दुख का विशाल होते जाना, एक बड़े कैनवास की दरअसल ये कविता है कि किस तरह से कोना कोना आहत है और उसकी चोट की, दुख की, पीड़ा की अपनी ही भाषा होती है, आंसुओं की अपनी भाषा होती है, अभाव के अपने ही भाव होते हैं। और अंत में ये भोजपुरी में जो दो पंक्तियां हैं, मारक हैं कि कवना रुपवा के ओढ़ी हो पापा, सबो कुछ मटिए हो जाला। कैसे भी किसी भी रूप में इसे अपनाती हूँ तो सब कुछ जैसे लगता है निरर्थक हो जाता है। बेहतरीन कविता है। दूसरी कविता है पुनर्जन्म। मेघा, जिस क्षण तुम रोते हुए कहती छीन लिया गया तुमसे तुम्हारे हिस्से का प्रेम, पिघल जाती थी मेरी आत्मा तुम्हारे स्वर के ताप से। तुम माँ की तीसरी बेटी रही और माँ के लिए चौथे बेटे की प्रतीक्षा में तीसरा विकल्प। दुलार से नहीं पटक पाई तुम कोई खिलौना, दुखों ने लील लिया तुम्हारे रुष्ट होने पर मनाए जाने का सुख। जैसे चटका था मेरा हृदय तुमसे बिछड़ते समय, वैसे ही चटकेगी अज्ञात दिवस शरीर की कई शिराएं। तुमसे पृथक होने के बाद भी मैं पुनर्जन्म की बात को सच मानूंगा और विनती करूंगा ईश्वर से, चुकाना है एक ऋण, पुनः करना है अथाह प्रेम मुझको, किंतु अगले जन्म तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं, मुझे तुम्हारी माँ बनाकर भेजें। एक स्त्री का दूसरी स्त्री को पैदा करना, एक स्त्री का अपनी अगली पीढ़ी, अपनी नस्ल, अपनी फसल को हरियाते हुए, हरहराते हुए, खिलते खिलखिलाते हुए देखने की आस होती है, आग होती है, इच्छा होती है, कामना होती है। स्त्रियों की पारंपरिक स्त्रियां जो इस रूढ़िग्रस्त समाज में और उसके सोच विचार में लगातार गुथी हुई होती हैं, उस जड़ता के साथ बंधी हुई होती हैं और अपने पुरुष का जो वर्चस्व है या उसकी जो सत्ता है, पितृसत्तात्मक जो समाज है, उससे जब वो जूझती हैं और उसे तोड़ नहीं पाती, ढांचे को उससे लड़ नहीं पाती, उसका कोई प्रतिकार या प्रतिरोध नहीं कर पाती, तो दरअसल वो इसी का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती हैं। और उस ज़रूरी हिस्सा बनने के क्रम में वे अपनी ही जन्मी बेटियों को यानी स्त्री संतानों को कैसे अपने दुलार से, मान मनुहार से, प्रेम से, पुचकार से, प्यार और संभार से वंचित रखती हैं और लगातार उनका पोषण भी कुछ इसी तरह परिवेश में किया जाता है, परिवार में किया जाता है कि वो उस छल को, उस वंचना को सहती हुई बड़ी होती हैं। तो उनका मन मिजाज, उनका मस्तिष्क, उनकी सोच विचार उसी तरह के परिवेश में बनता है। तो पारंपरिक स्त्रियां किस तरह से, माएँ विशेष तौर पर, जिनका अपनी स्त्री संतान से, पुत्री से नाभिनाल का नाता है, जो उसके दंश को, पीड़ा को, वो उसका अंश है और वो उसे बेहतर तरीके से समझ सकती है, उसकी ज़रूरतों को, इच्छाओं और कामनाओं को, उसके सपनों को, उसकी उड़ान को वो परवाज़ दे सकती है, उन्मुक्त कर सकती है उसे वो सलीके तरीके सिखा सकती है। लेकिन कहीं वो चुप्पी लगा लेती है, कहीं वो इसे सरेंडर कर देती है और इस समाज के साथ समझौता कर लेती है। पुरुष के जो बनाए नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसमें अपनी बेटियों को पालना, पोसना, बड़ा करना, एक प्रेमी की ऐसी इच्छा, मैंने ऐसी इस तरह की कविताएं, इस भाव की कई कविताएं पढ़ी हैं मैंने। कविता मुझे विशेष प्रिय है और मैं उसी में, मेरा ऑक्सीजन वही है, रिलीज़ वही है, मुझे सांस वही मिलती है। तो कविताएं बहुत पढ़ती हूँ मैं, ढूंढ कर, खोज कर। लेकिन एक प्रेमी की ऐसी कामना कि अगर अगले जन्म में भी मुझे मेरा प्रेम पात्र मिले और तुम जन्मो तो मैं तुम्हारी माँ के रूप में रहूं और वो सुरक्षा, वो संरक्षण, वो प्रेम, दुलार, पुचकार, वो उन्मुक्तता, वो स्वच्छंदता, वो विस्तार, वो गहराई, वो मान मनुहार, वो सम्मान तुम्हें दे सकूं, वापस दिला सकूं। बेहतरीन कविता है। अगली कविता है, तुम जब करती थी संवाद
जैसे खुल जाता था अंतस का द्वार और बिसर रही हो कोसी, और बिसर रही हो कोसी। नदी के भीतर से आती थी पुकार, गूंजता रहा चहुओर एक स्वर। तुमसे कब जब कभी मिला प्रिय, तुम्हें ताकते हुए देखा मैंने समूचा शहर। सहसा आंखों में हुआ स्पर्श, बोल उठता था तुम सुंदर हो, मैथिली की किसी सुंदर लोकगीत की तरह। उफनी है आज कुछ यादें जो पूछ रही, क्या तुम अब भी अपनी इच्छा से गाती हो हर गीत? क्या अब भी तुम अपनी इच्छा से गाती हो हर गीत? क्योंकि कहती थी तुम, अस्वीकृति से हुआ विवाह छीन लेता है हमारी आवाज। केवल आवाज नहीं, स्वर, लय, ताल, तुक, संगीत, पूरा रिदम ही मिट जाता है अगर अनिच्छा से वर चुना गया हो, अनिच्छा से किसी संस्थान से आपको जोड़ा गया हो, अनिच्छा से आप पर प्रेशर पर बलाघात से आपको फोर्सफुली आपको क्या कह सकते हैं, आप पर एक दबाव बना हो और आपने कहीं संबंध जोड़ लिया हो। तो ये जो अनचाहे मीत होते हैं जो जुड़ते हैं जीवन में, और ऐसे संबंधों से किस तरह की तिक्तता और किस तरह की विरक्ति होती है, मनीष यादव उस ओर भी इशारा करते हैं और कहते हैं कि वो आज़ादी, वो प्रेम जो उन्मुक्त करता है, जो उन्नयन देता है, वह तो तुम्हें नसीब नहीं हुआ, लेकिन अनिच्छा से जो तुमने संबंध जोड़ा, उसके बावजूद क्या अब भी जीवन के राग रंग से, जीवन के अपने आसपास अपने चहुओर से, संस्कारों से, संस्कृति से, बोल बर्ताव से अब भी तुम लय तुक ताल पैदा करती हो, अब भी संबंधों को उसी चाह और मान के साथ निभाती हो। अगली कविता है ओ मास्टरनी। डाह से नहीं ताकती हैं तुम्हें नित दिन हमारी कातर दृष्टि, वो खोजती हैं तुम्हारी दर्ज उपस्थिति, वह देखती हैं घर से विस्थापित कमाती हुई औरतें, सोचती हैं वो कंधे से लटकाए हुए तुम्हारे बैग में निश्चित ही छुपाए हुए हैं कई सारे पंख जो उड़ान दे, जो अपना ही आकाश दे, जो एक नया वितान दे। सड़क से गुजरते हुए तुम्हें ताकती है मेरी शादीशुदा सखियाँ, और फिर मैं बनाती हूँ हर रोज़ पायलट रूपाली उनके मजाक में। जानती हो मास्टरनी, तुम हमारे भरभराते स्वप्नों की एकमात्र चलचित्र हो। हम चुनते हैं चावल से कंकड़ और पूछते हैं सवाल। जो औरतें अपने पैसे से अच्छे रेस्तरां में खाना खा सकती हों, उन्हें तो अपने पति से मार नहीं खानी पड़ती होगी। जब तपता होगा तुम्हारा माथा, आती होगी भीतर से कोई चीख, क्या रोई होगी तुम भी अपनी माई से बतियाते। जितनी असभ्य है हमारी उदासी, वैसे ही उदास दिनों में क्या बेचैनी से थरथराते हैं तुम्हारे भी पाँव। मास्टरनी हमें माफ़ करना, कल मिली थी तुम्हारी भूली डायरी, हमने पढ़ ली उसके कुछ पन्ने। तुम सच कहती हो कविता हमें अपने मन को धीमे धीमे उधेड़ना सिखलाती है। हम स्त्रियों ने अपनी पीड़ा को इतनी सहजता से स्वीकार करना सीख लिया कि स्वयं के देह या मन पर हुआ कोई जुर्म दिनचर्या का हिस्सा लगता है। परंतु मन का भाव मेहंदी लगाते हुए कपड़े पर लगा कोई कत्थई लाल धब्बा नहीं जो धोने से साफ हो जाए। जब तक बहेगा रक्त शिराओं में, बारंबार उठेगी घाव की टीस, बिना किसी पुरवैया बयार के। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। इसमें स्त्री का बल्कि पूरी क्या कह सकते हैं, एक यात्रा सतत मनीष दिखाते हैं और मनीष उसके साक्षी बनते हैं। चूँकि पुरुष होने के बावजूद, मतलब मनीष अपनी उन सहयात्री साथियों, संगिनों और अपनी महिला मित्रों, अपनी परिचितों, जो स्त्रियां उनके करीबी हैं, जो उनकी अपने कंफर्ट जोन में आती हैं, उन सबको बड़े साक्षी के तौर पर देखते हैं। और प्रेरक स्त्रियां, समाज को दिशा निर्देश देती हुई स्त्रियां, शिक्षक स्त्रियां, उपदेशक स्त्रियां, नेतृत्व करती हुई स्त्रियां, कई स्त्रियों
को एक राह दिखा सकती हैं, एक स्वप्न जगा सकती हैं, जो सो गया है उसे उठा सकती हैं झकझोर कर, और भीतर की दबती छिपती कामना को, इच्छा को हवा दे सकती हैं। लगातार आइसोलेटेड होती जाने में और लगातार अपने सोच संकोच में घिरी हुई स्त्रियों को राह दिखा सकती हैं, उन्हें एक थपकी देकर, एक प्यार की क्या कह सकते हैं कि उद्बोधन के साथ उठाकर जगा सकती हैं और राह पर लगा सकती हैं। तो मास्टरनी केवल एक संबोधन सूचक नहीं है, बल्कि मास्टरनी शब्द के द्वारा दरअसल जो राह दिखाए, जो प्रेरणा दे, जो वो चेतना दे जगाने की, और वो जो कोशिश करे कि इन सारे कंटकों से, इन सारी विपरीत परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने की, जो संकोच को त्यागने की, अपने भीतर की छटपटाहट को एक राह दिखाने की और नेतृत्व करने की। केवल नेपथ्य में रहकर बात नहीं बनती। अपना रोना धोना छोड़कर, अपनी आपदा विपदा दूसरों को रो कर गाने से नहीं, बल्कि अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम एरियाज का सॉल्यूशन अपने में ढूंढना पड़ेगा। ये कविता दरअसल उन सब को राह दिखाती है। बेहतरीन कविता है। अगली कविता है देह पर हल्दी चढ़ने से पूर्व, यानी विवाह से पूर्व। कहते हैं ना कि हल्दी लग गई या हल्दी लग जाए तो विवाह के लिए एक शरीर की शुचिता, मन की शुचिता, नए संबंधों का जुड़ना, नए कुटुंब, नए परिवार से जुड़ना। तो हल्दी जो है पवित्र होती है। हल्दी को कहते हैं हर घाव की दवा होती है हल्दी। तो पीछे छूटे हुए, अतीत में छूटे हुए जो चोट हैं, जो निशान हैं, जो घाव हैं, उनको भर देती है। देह पर हल्दी चढ़ने से पूर्व मन की परतों पर हल्दी के छींटे पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब जैसे ही कोई एक मौसम बदलता है, जैसे ही रुत बदलती है, जैसे ही बाहर परिवेश, प्रकृति बदलती है, मन की प्रकृति भी बदलती है। वे लड़कियां अब छत पर चढ़ने के बाद लोगों से आंख फेरने लगती हैं, जिनका विवाह तय हो जाता है। संयुक्त परिवारों में और लड़कियों में एक अलग ही तरह की लाज, लज्जा और एक अपने में सिमटे रहने का, और अपने परिवेश से, इर्द गिर्द से ज़्यादा सावधान रहती हैं, ज़्यादा सचेत रहती हैं। आसपास से अपने बहुत अधिक सेंसिटिव होने के नाते वे ज़्यादा सचेत होती हैं। वे लड़कियां अब छत पर चढ़ने के बाद लोगों से आंखें फेरने लगती हैं, दृष्टि के सूक्ष्म लेंस से निहारती अब उन दो छोटी बच्चियों को। तब निश्चय ही स्मरण होता होगा उन्हें अपना नासमझ बचपन। पड़ोसियों की दुआरे पर जा कहती, चला भो चाची, गीत गावे के बुलाहटा आ हो। विवाह के 5 दिन पूर्व घर शादी के माहौल में झूमने लगता। बूढ़ी दादी देवता को पूजने लगती। घर की औरतें गीत की तैयारियां शुरू कर देती। हर सांझ आंगन में गूंजने लगता गीत का मधुर स्वर। अखिया के पुत्री है बाबा के दुलारी, माई कहे जान हो तू मोर हो, माई कहे जान हो तू मोर हो। उन्हें अस्वीकार देना था त्याग इस परिभाषा को, जहाँ घर से दूर कमाने गए लड़के हों, वापस घर आने की प्रतीक्षा होती हो। किंतु घर से ब्याह दी गई लड़की की प्रतीक्षा, पिता के घर जाना, भाई के घर जाना, पर अपने घर जाना नहीं होता। वो घर जहाँ पिता की उंगली पकड़े वो तो चोटी बांध, एक टूटी हुई दांत के साथ मुस्कुराते हुए निकलती थी कभी स्कूल को। वह घर मात्र अब उसकी स्मृतियों में कैद है, अधिकार में नहीं। इतना विचारने तक मध्यरात्रि हो चुकी होती। गांव की औरतें वापस जा चुकी होती। दिन अब 5 से 4 बजे हैं, पुनः कल 4 से 3 बजेंगे। अबोला दुख कैसा मध्यम मीठा दर्द पैदा करता है जब निद्रा में गोते लगाए डूब चुकी होती समूचे प्रसन्नता के बीच बहती पीड़ा की नदी में। तब संभवतः उसी रात कुछ लड़कियां उठाती हों कलम, लिखती हों प्रेम पत्र, जिन्हें अपने हिस्से से प्रेम को स्वीकारने का अवसर